रिंग रोड बन रहा है यहाँ बड़गाम की तरफ वगैरह, वहीं पर एक टाउनशिप भी बन रहा है। और टाउनशिप जहाँ भी आप बनाएंगे वहाँ दोनों तरफ 200 फुट के चौड़ा होना चाहिए, फिर 500 फुट जो है वो खाली रखा जाना चाहिए। जो किसान होगा वो उसको फरोख्त नहीं कर सकता है। मुझे ये बताइए, ये टाउनशिप्स बनाने का प्रोग्राम है क्या? कौन से लोग वहां बस जाएंगे? और जो कंपनसेशन का सवाल है, वो कंपनसेशन आज के वक्त में बहुत ही नाकाफी है, जैसा कि सरकार ने, डिपार्टमेंट ने या जो रेवेन्यू अथॉरिटीज है उन्होंने ऐलान किया है। क्या आप इसका जायजा लेंगे? इसी तरीके से कुठवा में, या हमारे दोस्त बैठे हैं कुठवा से ताल्लुक रखने वाले, वहां अगर कहीं पर इन्वेस्टमेंट हुई है कुछ थोड़ी सी इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट करने के लिए, वो कुठवा में हुई है, लेकिन बदकिस्मती से वहां जो जमीन है, इवैक्वी प्रॉपर्टी लैंड, जो वहां गए थे दूसरे मुल्क में, उस पर उन्होंने कब्जा किया है। कब्जा करने का मतलब है उनको दी गई है, लेकिन वो कंपनसेशन मिलनी तो चाहिए ना, सरकार को मिले, या जो जिनके दायरे इख्तियार में था तब से किसानों के, उनको मिलना चाहिए, वो भी उससे महरूम है। और साथ ही साथ एक क्रिकेटर है श्रीलंका से, नहीं अभी तो मैं बस सिर्फ इतना ही सर, इतना ही, क्रिकेटर है श्रीलंका की गई है, उसको जमीन अलॉट की गई है विदाउट पेइंग इवन ए पेनी, एक भी पैसा उनसे लिए बिना जमीन अलॉट की गई है। क्या ये सही है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। नहीं, इनके पास जवाब आ नहीं सकता, ये नया सवाल है, बिल्कुल नया है। बेसिकली सर ये सवाल, हाँ बताइए क्या बताना चाहते हैं? सर, मेन फीचर्स ऑफ राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट। फेयर कंपनसेशन का मकसद यह है सर, लैंड ओनर्स रिसीव एटलीस्ट 2 times द मार्केट वैल्यू इन अर्बन एरियाज एंड 4 times इन मार्केट वैल्यू इन रूरल एरियाज। इसका ये मकसद हुआ सर, जो हमारी म्यूनिसिपलिटीज है वो वहां डबल मिलता है, और जो रूरल एरियाज है वहां 4 गुना मिलता है। सर्कल जो म्यूनिसिपलिटी के सर्कल्स है वहां ऑलरेडी रेट थोड़े हाई होते हैं कंपेयर टू रूरल एरियाज में। रूरल एरियाज में रेट सर्कल में कम होते हैं, उसी की वजह से वहां डबल मिलता है म्यूनिसिपल एरियाज में, और 4 times वहां मिलता है रूरल एरियाज में। और दूसरा से एडिशनली 100% सोलिटियम पेड ओवर एंड अबव द कंपल्सरी इन केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। जहां कंपल्सरी एक्विजिशन होते हैं वहां 100 times ओवर एंड अबव देते हैं सर, जहां कंपल्सरी गवर्नमेंट को जब लैंड चाहिए थी। इसमें सर कंसेंट ऑफ इफेक्टेड पीपल, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के बारे में कहा गया है, रिक्वायर्स 80% कंसेंट ऑफ इफेक्टेड फैमिलीज। इसी तरह सर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में प्रोजेक्ट्स रिक्वायर 70% ऑफ कंसेंट ऑफ इफेक्टेड फैमिलीज। फॉर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स देयर इज नो कंसेंट। इसी तरह सर रिहैबिलिटेशन फॉर इफेक्टेड फैमिलीज एक्ट provides for resettlement of displaced families with housing or land, but उस तरह की implementation इसकी नहीं हो रही है अभी तक। Social impact sir, assessment through panchayats before acquiring land, government conducts social impact assessment study, इसकी भी उस तरह से इसकी implementation नहीं हो रही है, उसका हम एतराफ करते हैं। The projects can be cancelled or modified, but not done in a large scale. Public projects कुछ कर सकते हैं, सोशल इम्पैक्ट की वजह से अगर कहीं पर ऐतराज लोग कर सकते हैं, वहां प्रोजेक्ट्स को डाइवर्ट भी किया जा सकता है, रोका भी जा सकता है, बट नॉट इन केसेस जहां पर लार्जली पब्लिक के लिए होता है, जैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, नेशनल हाईवेज हो, और भी सब इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स इंडिया देश के होते हैं, वहां पर हम लोग ऐतराज नहीं कर सकते। इसी तरह सर सेक्शन 27 हाउ द लैंड प्राइसेस एंड सेक्शन 28 डिसाइड्स। जबकि when the government takes land for projects, the owner must get a fair price. Section 20 explains how to calculate this price. अभी एक्ट को एक्सप्लेन कर। हाँ सर, एक्सप्लेन। एक्ट तो सबको एवरीबडी इज एक्सपेक्टेड टू नो द लॉ। पता है सर, एवरीबडी इज एक्सपेक्टेड टू नो द लॉ। जैसा परिहार साहब आप पूछना चाहते थे कुछ? परिहार साहब एक मिनट ऑनरेबल स्पीकर सर, परिहार साहब आपके नंबर बोल रहे हैं। ऑनरेबल स्पीकर सर, आपके नंबर बोल रहे हैं। वो ऑन किया। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा जो अभी ये क्यों लगा है। मेरे
मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सर, अगर इसमें सप्लीमेंट्री ऑनरेबल मेंबर ने पूछा तो अगर ये सेटिस्फाई नहीं तो हाफ एन आवर डिस्कशन के लिए रखिए, लेकिन सर हमारे कितने हम डिस्कस आएगा अभी रखिएगा सर ऐसा नहीं होता प्लीज। मेरी इनको बोल श्रोवा एक गांव है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो हम्बल पंचायत मरमत का इलाका है। NH 244 का जो अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें वो पूरा का पूरा गांव, क्योंकि वो 50 साल पहले वो गांव वहां बना है, बसा है, वो सारा फॉरेस्ट लैंड पे है, तो बहुत सारे मकान गिर गए हैं और वो सारे का सारा गांव वहां उसकी वजह से खत्म हो जाना है। मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या उनको जो PMAY में उनको पूरे मकान उनको मिले, और जो ये फ्री लैंड की बात है उनको 5 मरला जमीन उनको मिले। मैं मंत्री साहब से जानना चाहूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा कि पूरे गांव को, क्योंकि वो पूरा का पूरा स्लाइड में आ गया है, वो PMAY के हर घर को मकान वो मिले, और फ्री लैंड जो 5 मरला दे रहे हैं उन सबको मिले। मैं आपसे एश्योरेंस चाहूंगा। स्पीकर सर, हाँ स्पीकर सर, हालांकि ये जो कंपनसेशन का इशू है तो ये पर्टेन इस मिनिस्ट्री को नहीं करता है, लेकिन पार्ट डी में जैसे इन्होंने कहा कि जब हम कोई लैंड लेते हैं किसी पर्पस के लिए और कंपनसेशन में, तो मैंने एक CM साहब को लेटर भी लिखा था कि मेरी विधानसभा चिनैनी क्षेत्र के अंदर जब ये लैंड कंपनसेशन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत मिलता था तो मेरा एरिया दीवार रह गया, पता नहीं किस वजह से वो पूरा एरिया वहां पे सड़कें बनी लेकिन किसानों को मुआवजा नहीं मिला। तो मैंने रिक्वेस्ट भी करी थी, तो मैं जानना चाहूंगा कि वो एक पर्टिकुलर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है पूरे स्टेट के अंदर, सेम टेंडर हुआ, सेम प्रोजेक्ट था, सेम स्कीम थी, लेकिन चिनैनी विधानसभा क्षेत्र के किसानों को मुआवजा नहीं मिला, सड़कें बन गई, बाकी पूरी JNK के अंदर मिला। तो मैं अपील करना चाहूंगा, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चिनैनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों का जो मुआवजा है वो भी उनको जल्द से जल्द रिलीज करिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। As honourable member has asked the question, he gave a particular reference to Kathua, and I think honourable member is right. As far as matter of compensation is concerned, इन्होंने वैक्यू प्रॉपर्टी, इट्स नॉट मैटर ऑफ ए वैक्यू, किसी भी कंपनसेशन की बात है। A court has even given a judgment. हमारे उधर से the matter is very serious. जो कठुआ का इन्होंने रेफरेंस दिया, एज फार एज इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड एंड स्टेट लैंड इज कंसर्न्ड एंड एज फार एज कंपनसेशन इज कंसर्न्ड, इसके लिए तो सर आप एक हाफ आवर डिस्कशन रखिए। उधर पोजीशन ये है ऑनरेबल स्पीकर साहब, उधर पोजीशन ये है, लोगों को तो निकाल दिया गया कि ऑन द प्रेटेक्स्ट इट्स ए स्टेट लैंड, बट द एक्चुअल पोजीशन इज सम अदर पीपल हैव बीन इनवाइटेड टू एक्वायर दैट लैंड एंड सेल दैट लैंड, बट दिस इज द पोजीशन। और जहां तक कंपनसेशन की बात है सर, पास ए डायरेक्शन जजमेंट है, हाई कोर्ट की जजमेंट है, एडवर्स राइट पोजेशन की बात है, व्हेन इट एग्जिस्ट, तो लोगों का कंपनसेशन जो 50 साल 60 साल से उसकी काश्तदारी कर रहे हैं उसको कंपनसेशन क्यों नहीं? ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन हो गए। अब जुड़ा हुआ क्या है ये पूरा यूटी जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है बताइए आप, जरा वो मीर साहब पहले उनको बोलने दीजिए। सर रिक्वेस्ट ये है कि हमारी ट्राइबल कम्युनिटी ही ज्यादा ये जो क्वेश्चन के मुताबिक उसमें रहती है, जंगलात के अंदर भी हमारे लोग रहते हैं, उनको आज भी निकाला जा रहा है। ये जो 5 मरले की जगह है, क्या जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं उनको दी जाएगी? एक नंबर 2 सर, आज भी मुझे अभी सुबह किसी ने फोन किया वहाँ इस उधमपुर से, ये 2 आदमी हैं जो पिछले 50 साल से वहां रह रहे हैं, उनको आज वहां से निकाला जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कि ये हमारे कम्युनिटी के लोगों में लिख के दूंगा कि उनको वहां से नहीं निकाला जाए। कहां 5 मरले की जगह दे रहे हैं सर, उनको निकाल रहे हैं, ये मेरा कंसर्न है। चूंकि सवाल तो तारिगामी साहब का था, उन्होंने बड़े वैलिड सप्लीमेंट्रीज इसमें उठाए। जहां तक कंपनसेशन की बात है वो तो पूरे हाउस का कंसर्न है, हर एक अगर बोलना चाहेंगे तो ये तो 2 दिन भी बोलेंगे, उसमें ऐसे एग्जाम्पल्स देंगे। मगर सीरियस सप्लीमेंट है कि एक नॉन इंडियन क्रिकेटर को जम्मू कश्मीर में कठुआ के आसपास जमीन अलाट की गई, ये तो सीरियस कंसर्न, और वो भी बगैर मुआवजे के। ऐसे में हम चाहेंगे कि इस इशू को लेकर आप टाइम अलाउ कीजिए, डिस्कशन होना चाहिए, हाफ एन आवर डिस्कशन दे दीजिए, हाउस इस तरह के कंसर्न इसको दे दे, ये सबका आपका कुछ कहना है मिनिस्टर साहब?
कुछ कहना है इनके बारे में जो सवाल आता है कुछ? देखिए सर, जहां तक एक्सटेंडेड फैमिलीज की बात करिए सर, ये एक क्लियर है, जिस शख्स के पास लैंड नहीं है और उसके पास कोई लैंड, जब ये उसकी सर्वे होता है, हाउस मिलना है, लैंड नहीं है, सरकार उसको लैंड देगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम यह आती है कि जहां पर फैमिलीज के 2-2 बच्चे, 3-3 बच्चे हैं, वो मैंने आपको बता दिया। जो आपने कंसर्न का, चूंकि सर ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पर्टेन करता है, हमारा इसमें ये मानना है कि हमारी नॉलेज में नहीं, अगर आप ऐसी कोई बात है तो उसको देखने की जरूरत है, ये क्या माजरा है, तो देख सकते हैं इसमें। चलिए बस, मेयर साहब तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। अभी तो टू मच ना हो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए, दूसरे सवाल में इसमें नहीं जवाब तकरीर नहीं, इसमें कोई तकरीर नहीं, इजाजत है, तकरीर करने की कोई इजाजत नहीं है। सुन लीजिए, नहीं खोल। सर मसला ये है कि लैंड को लेकर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, यहाँ स्टेट लैंड की बात हो रही है, फॉरेस्ट की बात हो रही है। आप यकीन मानिए कि मलकियत जमीनों को लोगों से छीन लिया गया, और ये मामला आज से पहले हुआ। हमारे भाई साहब भी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली कि हमारी उधर जमीनों पे पता नहीं किस किस को बसाया, और ये कब से बसाया है ये भी हाउस को जानना बड़ा जरूरी है। और आज सरकार बनी है, उन जो बाहर से लोग आए जिनको इन्होंने जमीनें बांटी है, वो लोग कौन है, उनको भी सामने लाया जाना चाहिए। और जिनकी मलकियत जमीनों को उजाड़ा है, वहां पर मकान आज की डेट में जमींदार को नहीं बनाने दे रहे, मुआवजा तो दूर की बात है। सरकार ने आज से 5-7 साल से तशरीफ रखिए। Now, Mr. Wahidur Rahman Parag Sahab. AQ 336. Minister in charge of Housing and Urban Development. Sir, AQ number अब दूसरा मैंने बुलाया, दूसरे नंबर yes sir. Details at Annexure A. Purpose to check unplanned urban expansion and meet housing needs of people of Jammu and Kashmir. Second, details of beneficiaries shall be determined after DPR formulation. आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी सर. Sir, my question is basically about the settlement, satellite townships. Since abrogation, the idea of township is very scary in the whole state of Jammu and Kashmir because of the fears and concerns of demographic change in state of Jammu and Kashmir. तो लोगों में एक खदशा है कि कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक चेंज के लिए टाउनशिप्स बन रही है। हमारा गर्ज यहाँ पूछने का सवाल ये है कि ये जो टाउनशिप्स बन रही है, आपने कहा फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द डेफिनेशन ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज वेरी वेग। वी वांट टू नो द नंबर ऑफ डेमोसाइल्स। उसके बाद ये जो टाउनशिप्स बन रही है, ये वेटलैंड्स पे बन रही है। लॉट ऑफ डेवलपमेंट विच इज टेकिंग इन प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर पोस्ट एब्रोगेशन is a large scale destruction and devastation of environment and ecology. सारे मेगा प्रोजेक्ट्स की टाउनशिप्स की एनवायरमेंट असेसमेंट होनी चाहिए, फ्रॉम रोड एक्विजिशन, चाहे वो ट्रेन, सड़क या खासकर सेटलमेंट जो ये टाउनशिप्स आप बात कर रहे हैं। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने 2 महीने पहले बोला देयर इज नो प्रपोजल फॉर टाउनशिप्स। एडवाइजर साहब ने भी बोला देयर इज नो प्रपोजल फॉर टाउनशिप्स। टुडे दे आर सेइंग देयर इज 1 लाख कनाल के लिए चिट्ठी निकली है सेक्रेटरीट से, हाउसिंग डिपार्टमेंट से एक्वायर करने की लैंड। ऑल्दो द मेंशन हियर इज ओनली 1200 कनाल एंड देन 4000 कनाल्स इन श्रीनगर एसजे कॉलोनी। ये जमीन किन लोगों के लिए है? नंबर 1, वो क्लियरली मैम बिल्कुल मेंशन नहीं है। सेकेंडली, दिस लैंड इज मोस्टली, जब आप रख की बात करते हैं, इट्स अ वेटलैंड। वी आर फेसिंग अ ड्राई स्पेल, क्लाइमेट क्राइसिस। आपने हार्श विंटर देखा, हार्श समर्स देख रहे हैं। वाटर टेबल हैज गॉन डाउन बिकॉज ऑफ द लार्ज स्केल डिवास्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंड माइनिंग, सॉइल माइनिंग, सैंड माइनिंग। 5-6 सालों में जो इन्हें तबाही करके रखी है, उसका नतीजा ये है कि द फ्यूचर इज वेरी डार्क एंड ग्रिम। इस तरीके में अगर टाउनशिप्स बनेंगी सर, the concern is one, is there a concern, have you addressed the environment concern, the demographic concern? और कल को अगर आपने बना दी बिल्डिंग्स और आपकी हुकूमत नहीं है, वहां पे कौन लोग रहेंगे? उसकी क्या गारंटी है कि ये यहाँ के बसिंदरों को ही मिलेंगे? शुक्रिया। सर, जो ऑनरेबल मेंबर ने सवाल पूछा है वो डिटेल्स है एनेक्चर ए में।
उसमें सारा लिखा है कि क्या क्या डेवलपमेंट की जा रही है कॉलोनीज में, कहाँ कहाँ क्या क्या बन रहा है, उसके सारे डिटेल्स शायद उन्होंने पढ़े होंगे। अब इन्होंने जो सेकंड पार्ट में जो हमने कहा है डिटेल्स ऑफ बेनिफिशरीज शैल बी डिटरमाइंड आफ्टर डीपीआर फॉर्मुलेशन। जब डीपीआर फॉर्मुलेशन होगा उस वक्त जो है बेनिफिशरीज की जो डिटेल्स आपने मांगी है वो तभी अवेलेबल नहीं है, डीपीआर फॉर्मुलेशन के बाद जो है वो डिटेल्स आपको फराहम की जाएंगी। दूसरी बात जो है जो वहाँ पे जब बनाते हैं ये डीपीआर जब बन जाता है उसको सारी चीजें तो अंडर कंसिडरेशन रखी जा रहे हैं, उन सारी चीजों को देखा जा रहा है जिनका आपने खदशा किया। ऐसे वहाँ इंजीनियर्स या जो बाकी ऑफिसर्स बैठे हैं वो ऐसे आंखें बंद करके तो कोई चीज नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर कहीं पे आपको स्पेसिफिक कोई इंफॉर्मेशन है जिसकी नॉलेज है वो बता दीजिए, वो आपको क्लियर कर देंगे। मिसेस जावेद इकबाल चौधरी साहब, बस हो गया ठीक है, आ गया आपके सवाल का जवाब आ गया। मिसेस जावेद इकबाल चौधरी, AQ नंबर 1293, मिनिस्टर इंचार्ज एजुकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 1293। जी सर। सर AQ number 1293, sanction strength of teaching faculty CMOs LMOs is 119, in position 55, vacant 64, sanction strength of non-gazetted staff 415, in position 293, vacant 121, all vacant technical faculty posts stand referred to JKPSC for advertisement and selection of suitable candidates. The vacant posts are regularly being filled on the academic arrangement basis in order to meet the shortfall of faculty in each discipline in terms SO 364 of 2020 dated 27/11/2002. With regard to filling of the non-gazetted vacancies, the matter is under active consideration in the department. Honorable Sir, there is overall shortage of 62% staff, चाहे फैकल्टी हो या डॉक्टर हो या अलाइड जो स्टाफ है, और डॉक्टर्स के ऊपर बहुत बड़ा वर्क प्रेशर है। एक डॉक्टर को जो है 4 का काम करना पड़ता है और हमें पब्लिक का गुस्सा सहना पड़ता है क्योंकि कोई ना कोई इंसिडेंट डेली मेडिकल कॉलेज में होता है। और ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इसको फास्ट ट्रैक किया जाए, अगर तब तक जो है एक इंटर मेडिकल कॉलेज ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए, क्योंकि जो दूर दराज के कॉलेजेस हैं इनमें कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं होता है। और जैसे डोडा मेडिकल कॉलेज में स्पेशली अनाउंस दिया गया है, ऐसे रजौरी के लिए भी दिया जाए ताकि इस शॉर्टेज को ओवरकम किया जाए। साथ ही साथ वहाँ पे MRI की फैसिलिटी नहीं है, 1000 से 1200 पेशेंट डेली आता है। फिर आपने पोस्ट्स के बारे में पूछा है, पोस्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिली। देखिए ना, मिनिस्टर साहिबा ने 2 बातें कही। एक तो कहा कि जो खाली पोजीशंस हैं उनको हमने रेफर किया है PSC और बाकी रिक्रूटमेंट एजेंसीज को, एक बात। और जब तक वो वहां पर अपॉइंटमेंट होती है तब तक एकेडमिक अरेंजमेंट के तहत ये एम्प्लॉय कर रहे हैं वहां पर लोगों को और काम चला रहे हैं। ये ठीक है, आपका सुझाव ठीक है, फास्ट ट्रैक करना चाहिए कि जहां जहां ये वैकेंट पोजीशंस हैं इनको जल्दी फिलअप करना चाहिए। ये तो कंसर्न है मेरे ख्याल में, पूरे हाउस का कंसर्न है। हाँ बताइए बस। गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी का सर 1 मिनट, आप 3 लोग खड़े हो, किनकी बात में सुनो, एक एक करके। जावेद साहब आपका सवाल आ गया, मैं आपका सवाल भी सुनूंगा, आप तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए। ये एक बोल रहे हैं, एक ऑनरेबल मेंबर बोल रहा है, प्लीज ऑनरेबल मेंबर बोल रहा है एक, आप तशरीफ रखिए ना। कहाँ सुनो, इधर सुनो या इधर सुनो। अच्छा प्लीज, शुक्रिया स्पीकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तशरीफ रखिए, जान साहब तशरीफ रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब आपका। यही हालत जनाब गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने पहले भी असेंबली में बताया, 41 पोस्टें हैं मेडिकल अफसर की सैंक्शन पोस्टें, जबकि 5 इन पोजीशन है सर, और 36 वैकेंट पोस्ट है। कहाँ की बात कर रहे हैं? गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी। तो गुलाबगढ़ तो सवाल ही नहीं है ना, ये तो राजौरी का सवाल है। ये राजमो तो अलग, आप अलग बात बताइए। इसके बाद पूछिए।
and health and सुना मैंने नहीं सुना, मैं आपको भी टाइम दे दूंगा, इसको पूछने दीजिए, आपका सवाल भी आएगा। आप इसके बाद आएगा। in the peripheral areas, and if so, the step is being taken to overcome the crisis. क्या पूछा सवाल आपने? आपने सुना ही नहीं। Whether it is fact that retirement age in medical education department 62 years and health and family welfare 60 years, despite both being the partners in public health care. Second, whether it is fact there is acute shortage of healthcare professionals in peripheral areas, and it is so the steps being taken to overcome the crisis. जनरल सवाल है, जनरल। आप बताइए। हाँ, फरमाइए आप मुजफ्फर साहब, क्या सवाल है आपका? मदर चाइल्ड केयर हॉस्पिटल। इसके बाद फरमाइए। सर रजौरी में बोलने दीजिए, इनके बाद इनको बोलने दो ना, इनको बोलने दो। सर इसमें ये बोलेगा, इसके बाद आपका सवाल आएगा, इफ्तिकार साहब, इसके बाद आपका सवाल आएगा। सर रजौरी में ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर साहिबा गई थी और उन्होंने एक डिसीजन लिया था कि टू डीकंजस्ट द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी, हम मदर चाइल्ड केयर हॉस्पिटल को शिफ्ट करेंगे। उस पर पैसा भी खर्चा गया, बिल्डिंग कंप्लीट है, लेकिन क्या वजूहात है कि वो मदर चाइल्ड केयर हॉस्पिटल वहां से शिफ्ट नहीं हुआ। दूसरा, मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि ये जो रेफरेंस है टू द पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें क्या कोई टाइम फिक्स है? अदरवाइज रेफर करके हम लोग क्या सालों इंतजार करेंगे डॉक्टर्स का? थाना मंडी में हमारा आज भी पीएचसी है, एक बहुत बड़ा इलाका है। मैंने कई बार रिक्वेस्ट की ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से भी कि एक बार उसको अपग्रेड किया गया था, वो सीएचसी बनाया गया, लेकिन वो ऑर्डर कैप्टन अबेयंस हो गया। उसके बाद क्या वो उसको अपग्रेड करना चाहते हैं? यही हालत मंजाकोट की है। मंजाकोट में आज तक एक डॉक्टर एमबीबीएस भी नहीं है पीएचसी में। चलिए, मंजाकोट अलग सवाल है। हाँ, इफ्तिकार साहब, आप पूछे, क्या पूछना चाहते हैं? सर ये जीएमसी जो है वो डाई डिस्ट्रिक्ट को कैटर करता है। इंपॉर्टेंट जीएमसी है हमारा, पूंछ, रजौरी और आधा हिस्सा जो रियासी का है। जिस तरीके से मिनिस्टर साहिबा ने बताया कि वहाँ 62% स्टाफ की कमी है, और इन्होंने कहा कि हमने एकेडमिक अरेंजमेंट वहां बनाया हुआ है, लेकिन हालात जो हैं मेडिकल कॉलेज के अच्छे नहीं है। हर दिन कम से कम, हर दिन पिछले अगर हम एक महीने की बात करें, 17 लोग हमने बडाल में खो दिए, और हर दिन कोई ना कोई डेथ होती है जिसका हमें गुस्सा झेलना पड़ता है, क्योंकि वहां स्टाफ की कमी होने की वजह से। दूसरा, मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूं, क्योंकि कैथ लैब इन्होंने बजट में अनाउंस किया कि पीर पंजाल रीजन में कैथ लैब और एमआरआई इन्होंने अनाउंस किया कि वो दिया, ये हम उनका शुक्रगुजार हैं। सर उसके साथ ही मेडिकल कॉलेज के साथ एक बिल्डिंग है जो कंप्लीट बिल्डिंग है, सिर्फ उसकी कुछ लायबिलिटी पेंडिंग है, जिसकी वजह से मिनिस्टर मैडम हमें बताएं कि वो बिल्डिंग कंप्लीट है, सिर्फ शिफ्ट नहीं हो रही, सिर्फ 2 करोड़ रुपया उसकी लायबिलिटी है। तो मेरी मिनिस्टर मैडम से रिक्वेस्ट है कि वो इस बारे में ग्रांट रिलीज करें ताकि उसको शिफ्ट करें, ताकि बर्डन कम हो। तीसरी, जो मदर चाइल्ड केयर हॉस्पिटल 2 करोड़ रुपया उस पर खर्च हुआ, वो जब मैडम रजौरी विजिट किया था, इन्होंने कहा था कि उसको हम जल्दी शिफ्ट करेंगे, लेकिन अभी तक उसको शिफ्ट नहीं किया गया। तो ये भी मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जब उसको शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल एक जगह है, मेडिकल कॉलेज 10 किलोमीटर दूसरी जगह है, तो वो बीच में जाम का काफी रहता है। ना तो जो प्रोफेसर हैं, ना वो पेशेंट चेक कर सकते हैं, ना वो उनको पढ़ा सकते हैं। तो कोई ऐसी कनेक्टिविटी हो, या तो वहां हॉस्पिटल शिफ्ट हो, ताकि ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। चलिए, आप बताएं, मिनिस्टर साहब को जवाब देने दो, इनको जवाब देने दो, जवाब दे देगी ना, सवाल आइए, जवाब दे देगी। मैं कह रहा इसको तक जवाब देने दो ना, इसको जवाब देने दो ना मिनिस्टर को, मिनिस्टर जवाब दे देगी, उसके बाद आप सवाल पूछिए। हाँ सर, आप कैसे कोई बात नहीं, इनको जवाब देने दो ना, आपकी बात भी सुनेंगे, आपकी बात भी सुनेंगे, इनको जवाब देने दो। हाँ सर, ये जो कंसर्न है ऑनरेबल मेंबर्स का, ये सही बात है कि वैकेंसीज बहुत हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस की बात हो, पीएचसीज की बात हो, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की बात हो, डॉक्टर्स की कमी है।
लेकिन उसमें ऑलरेडी जो हमारा प्रोसीजर है वो हमने अडॉप्ट किया है पब्लिक सर्विस कमीशन को, जो ऑलरेडी पोस्ट रेफर किए गए हैं। अब यहाँ पे ऑनरेबल मेंबर्स ने कहा है कि टाइम लिमिट कोई है, हमने तो रेफर कर दिए हैं। हम कोशिश करते हैं उनसे, अक्सर बेशतर हमारा कम्युनिकेशन रहता है कि जल्द से जल्द इसको जो है आप करके, ताकि डॉक्टर्स जो हैं वो अवेलेबल रहें वहाँ पे जहाँ ज़रूरत है। उसके बाद इन्होंने पूछा है जो बिल्डिंग बनी हुई है उसको शिफ्ट क्यों नहीं किया। ये सही बात है, मैं गई थी राजौरी में, वहाँ ऑनरेबल मेंबर्स ने भी ये बात कही थी और वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने भी कहा था कि हॉस्पिटल को शिफ्ट करना चाहिए, बहुत ज़्यादा जहाँ एग्जिस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है। लेकिन उसमें कुछ एक दो इश्यूज थे जिनको हम सेटल करके ही मैं ऑनरेबल मेंबर्स को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि जल्द अज जल्द जो है उसको शिफ्ट किया जाएगा, ताकि जो इनको मुश्किलें हैं वहाँ पे पेशेंट केयर में जो आती हैं वो ठीक हो पाए, और ये बिल्डिंग जो है उसको हम शिफ्ट करेंगे। दूसरा, किसी जगह पे MRI की बात की है, जैसे कल ही ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अब बजट स्पीच में कहा है कि MRI जो है वो वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, और जहाँ पे MRI लगे वहाँ पे हमें अवेलेबल होने चाहिए डॉक्टर्स जो उस MRI को चला सके। ये ना हो कि खाली MRI लगे और फिर कोई चलाने वाला ना हो। ये मेरी गुजारिश है और सरकार की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हेल्थ डिपार्टमेंट या हेल्थ इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल बना सके, ताकि पेशेंट केयर में जो है वो कोई कमी ना रह सके। ऑलरेडी हमने कुछ कदम इसमें उठाए हुए हैं, जब इंशाल्लाह ग्रांट्स पे डिस्कशन होगा उसमें पूरा जिक्र करूंगी। लेकिन ऑनरेबल मेंबर्स का जो खदशा है वैकेंसीज के बारे में, वो सही खदशा है, उसको मैं भी तस्लीम करती हूँ। डॉक्टर्स अवेलेबल होनी चाहिए, लेकिन अब नाकर्दा गुनाहों की सजा हम तो नहीं देंगे, लेकिन धीरे धीरे हम कोशिश कर सकते हैं कि ये सिस्टम जो है, इस सिस्टम को किसी हद तक हम ठीक कर सके। पवन जी पूछिए, क्या पूछना है? ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं बड़ा लिमिटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 3 महीने से उधमपुर मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल की पोस्ट वेकेंट है। आपने एकेडमिक सेशन वहां पर चला दी है, उसकी क्या फेट है? आपके 90% पोस्टें खाली हैं। आपने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को भी खाली कर दिया और मेडिकल कॉलेज को खाली कर दिया। आप ये कैसी एकेडमिक एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं? लोगों की सर्विस को छोड़िए। 3 महीने से आपके मेडिकल कॉलेज की पोस्ट खाली है, उसकी प्रिंसिपल की। आप किस दिन इस पोस्ट को भरेंगे? रमेश जान साहब बताइए। सर, ऑनरेबल स्पीकर सर इस कॉलेज की सर जिस कॉलेज की यहाँ पे बात चल रही है, सर इस कॉलेज को सर एक मिनट इस सवाल पूछ रहे हैं MLA साहब। इसके बाद बाहर की कोई कंपनी आ गई है, उसने डोजर और मशीनें लगाई है, नाले में लोग निकले हैं, औरतें मर्द, वो कह रहे नश की परमिशन है, फॉरेस्ट वाले कह रहे हैं हमारी परमिशन नहीं है, ये DM कहता है माइनिंग का डिस्ट्रिक्ट कॉलेज मेरा परमिशन नहीं है, रेवेन्यू कहता है मेरा नहीं है। मैं ऑनरेबल माइनिंग मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूं कि लोग इस वक्त 10,000 जमा हो गए हैं, उनके घरों के नीचे डोजर लगाए हैं, वो इसमें देखे परमिशन अगर है, फर्म कहां से आई, किस तरह से वो निकाल रहा है वहां बाजरी। कहां पर है ये बहुत बड़ा इशू है माइनिंग मिनिस्टर। कहां पर, किस जगह? तो ये है मुजपात्री और बसंतवुड, 3-4 गांव में। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये सर जिस मेडिकल कॉलेज की बात है सर, इसी आह्वान में इस मेडिकल कॉलेज के लिए हम पूंछ राजौरी के लोग आज मरहूम ठाकुर रशपाल सिंह जी इस दुनिया में नहीं है, मैंने और उन्होंने इस कॉलेज के लिए बहुत जदोजहद की और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की बड़े एफर्ट्स थे इस कॉलेज को लाने के लिए। सर ये जो मेडिकल GMC जो हमारा है राजौरी का, अगर आप इसका डाटा ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा लाएंगे सर, 90% जो हमारा रेफरल है पुंछ का, उनको वहां लाते हैं, एडमिट कर देते हैं, जब वो सीरियस हो जाते हैं या तो डेथ हो जाती है उसके बाद रेफर करते हैं। मेरी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि एक तो पुंछ के अंदर हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स और लाए जाएं, और हमें रेफरल जो है उसके लिए हमें अलो किया जाए कश्मीर के लिए और मेडिकल कॉलेज के लिए डायरेक्ट, डिपेंडिंग ऑन द जो पेशेंट की पोजीशन है, जो उसकी कंडीशन है। सर जो वहां पे फैसिलिटीज नहीं है उनको भी रेफर जो है राजौरी GMC किया जाता है। चले, आपका सजेशन ठीक है। हाँ शबीर साहब। ऑनरेबल स्पीकर,
आपको पता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर पहला मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर स्टेट में है। डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेमोलॉजी ने 2 साल पहले रिक्विजिशन दी है इक्विपमेंट्स के लिए। बाकी और जगह पर इक्विपमेंट खरीदे गए हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज श्रीनगर को आज तक इग्नोर किया जा रहा है। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि देखें कि ऑप्थेमोलॉजी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज का ऑप्थेमोलॉजी डिपार्टमेंट नेशनल लेवल का माना हुआ है कि वो इक्विपमेंट जिनकी रिक्विजिशन हुई है वो जल्द से खरीदे जाए। नाउ मिस्टर राजीव कुमार भगत जी सवाल पूछे। मिनिस्टर इन चार्ज हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। नहीं, वो तो सवाल नहीं था ना, मेन क्वेश्चन कुछ और था। आपने आपकी बात इनके नोट्स में आई कि वहां पर प्रिंसिपल नहीं है 3 महीने से, ये तो उन्होंने नोट किया मिनिस्टर साहब ने। बाकी सवाल का जवाब इस वक्त सवाल का जवाब इसलिए नहीं दे सकती, सवाल इसके बारे में था नहीं, सब्जेक्ट कुछ और था। बाकी आपकी प्रॉब्लम इनकी नोट्स में आ गई है, वी एक्सपेक्ट दैट शी विल टेक एक्शन। सर, क्वेश्चन नंबर 1080 yes sir, one multi-story parking complex taken up during 2022 to 2023 with project cost of rupees 500.00 lakhs with parking provision of approximately 322 yes. No sir, AQ number 322A, no sir, sorry. स्पीकर सर, मैं पूछना चाहता हूं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 म्यूनसिपैलिटियां लास्ट 2 साल से वहां ये अवेलेबल नहीं है और सैनिटेशन की तरह बुरा हाल है मेरी दोनों कॉन्स्टिट्यूंसियों में। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर मैंने इसमें स्पेशल पैकेज मांगा तो मुझे इसका रीजन क्यों नहीं दिया गया? कोई बात नहीं सर, पहले ही सवाल में ही कहा गया है, इन्होंने बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में पूछा हुआ है तो जवाब आया हुआ है। विश्ना के बारे में ऑनरेबल मेंबर ने ब्यूटिफिकेशन के हवाले से सवाल पूछा, सैनिटेशन के हवाले से नहीं। अगर आपने सैनिटेशन के हवाले से सवाल पूछा होता तो हम सैनिटेशन का आपको जवाब दे देते। ब्यूटिफिकेशन और सैनिटेशन में फर्क है। ब्यूटिफिकेशन से आप एक सेकंड एमएलए साहब, जहां तक ब्यूटिफिकेशन के हवाले से बात है, जब हमने आपको कैपेक्स के हवाले से पैसे जो है प्रायोरिटीज पे आपसे मांगे हैं, जो ब्यूटिफिकेशन का काम आप चाहते हैं उसको डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स के तहत आप उठा लीजिए, हम उसको प्रायोरिटी पे ले लेंगे। जहां तक सैनिटेशन का काम है, म्यूनिसिपैलिटी के प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है, वहां पे सैनिटेशन का काम चलता रहेगा। चलिए शौकत हुसैन साहब, शौकत साहब पूछिए सवाल। सर, AQ नंबर 849 मिनिस्टर इन चार्ज हेल्थ मिनिस्टर। अगर सप्लीमेंट्री पूछे सप्लीमेंट्री नहीं जवाब तो आ गया ना। आप चीफ मिनिस्टर ने यकीन दिया सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, टाइम खत्म हो रहा है। सर, मेरा सप्लीमेंट्री ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से ये है कि इसने कहा कि अभी हमारे कोई इंटेंशन नहीं है अपग्रेड करने का जी, लेकिन जहां तक तुर्कवांगाम और कापरेन की बिल्डिंग्स का ताल्लुक है, ये 2013 में NTPC बने और बिल्डिंग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंप्लीट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हैंडओवर टेक ओवर हुआ उसमें भी NTPC का नाम दिया गया और PSC का नाम दिया गया, लेकिन अभी जो स्टाफ स्ट्रेंथ है वो नहीं है। ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा, ये हमें बताइए कि क्या वो बिल्डिंग्स बने NTPC के तहत कि नहीं बने? अब मुझे कुछ सुनाई नहीं, क्या बोल रहे हैं? आपकी बात उन्होंने सुनी? नहीं, नो क्वेश्चन। Question number is over.
सवालात का घंटा खत्म हुआ। अब सवाल नहीं पूछ सकते हैं, कल बात करेंगे। आप नहीं पूछ सकते, आप नहीं पूछे, सवालात का घंटा खत्म हो गया। नाउ जनरल डिस्कशन ऑन बजट। हाँ, सर अभी जीएमसी रजौरी की बात हो रही थी। हमारे डिस्ट्रिक्ट से भी पेशेंट रजौरी शिफ्ट किए जाते हैं, लेकिन वहां से अब उनको सौरा भेजा गया। मेरा एक है मुगल रोड को प्लीज टेक वन सीट्स, प्लीज टेक वन सीट्स। किसी को टाइम नहीं मिलेगा, किसी को टाइम नहीं मिलेगा। इससे पहले कि ऐवान में बजट पर बहस शुरू हो, मैं ऑनरेबल मेंबरान की तवज्जो वक्त की तरफ दिलाना चाहता हूं। 3 दिनों में बजट पर बहस के लिए जितना वक्त हमारे पास मयसर है, उस हिसाब से हर एक मेंबर के पास बोलने के लिए तकरीबन 4.5 मिनट का वक्त है। मैंने मुख्तलिफ पार्टियों के लिए वक्त की अलॉटमेंट यूं की है। एनसी 180 मिनट्स, बीजेपी 123 मिनट्स, कांग्रेस 26 मिनट्स, पीडीपी 13 मिनट्स, सीपीआईएम 4.30 मिनट्स, पीसी 4.30 मिनट्स, आप 4.30 मिनट्स, अदर्स 30 मिनट्स। मेरी तमाम चीफ व्हिप्स और पार्टी लीडर से गुजारिश है कि वो अलॉट शुदा वक्त के मुताबिक बोलने वाले ऑनरेबल मेंबरान की फहरिस्तें मुझे भेजें, ताकि हाउस की कार्रवाई खुशहस्वी से चले। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब 11 मार्च 2025 को बरोज मंगलवार बहस का जवाब दे देंगे। स्पीकर सर, हमारी पार्टी को सर आपने 13 मिनट के जब एलजी साहब उस पर भी दिया जी 9 मिनट सिर्फ वहीद साहब ने बात की। हमें कहा गया कि आपने 20 मिनट की सर। 20 मिनट सिर्फ 9 मिनट आप अभी भी निकालिए सर। जो इनने टोटल 9 मिनट। जो मेरी इतला है, देखिए ना, यहाँ पर हम टाइम बाज़ाब्ता रिकॉर्ड करते हैं। जो मुझे यहाँ से रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन मिली इनसे, उसके मुताबिक 20 मिनट टाइम लिया था। कोई बात नहीं। अब आप इस पर बजट पर बोले, चले बजट पर 4 मिनट और दे देंगे, कोई बात नहीं, कोई फिक्र नहीं। तो बजट पर बहस की इब्तिदा आप फरमाइए, आप क्या कहते हैं? मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में एक लड़का, उसका नाम है फैजान रसूल, वो उसको नकली ऑर्डर दिया गया और 4.5 लाख रुपए भी उसको ले लिए गए। फेक ऑर्डर भर के वो म्यांमार चला गया और म्यांमार में वहां पे वो बंद है और जो उन्होंने उसको पकड़ लिया है, उसको वो कहते हैं हमें 4.5 लाख रुपए दे दो। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग सड़कों पर निकले हैं और मुझे सुबह से टेलीफोन आ रहे हैं कि और वो चीफ मिनिस्टर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर से बात करके उसको वहां से छुड़वाए ताकि वो अपनी फैमिली में जा सके। चलिए जावेद, मुबारक का महीना है सर जी। किसी गांव में अगर 2 या 4 घरों का बिजली फीस बकाया है सर, पूरे गांव का ट्रांसफार्मर को बंद किया जाता है सर। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में कम से कम 40-50 गांव ऐसे हैं सर, जहां सर बिजली शहरी के टाइम बंद की जाती है सर। कम से कम इसमें सर अगर 4 घरों का बिजली फीस बकाया है सर, आप पूरे गांव का बिजली काट लेते हैं सर। चलिए जावेद साहब बोले, तकरीर शुरू करें। अब शुरू हो गया, इंटरप्शन से फिर मुश्किल हो जाती है। प्लीज चलिए करिए शुरू, आप शुरू करें। आप तशरीफ रखिए, ऑनरेबल आप तशरीफ रखिए खुर्शीद साहब। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं आपका निहायत ही मशकूर हूं कि आपने जो हमारी उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में पहला बजट पेश हुआ है, उस पर बात करने का मौका फराहम किया।
कहते हैं कि टू एक्ट एज एन एम्पायर एंड टू एक्ट एज ए फाइनेंस मिनिस्टर इज ए थैंकलेस टास्क। किसी भी समाज के अंदर लोगों की तवक्कुआत हुकूमत से हमेशा मुनसिफाना होती है और किसी भी हुकूमत का बजट जब पेश किया जाता है तो एक रवायत रही है हाउस के अंदर कि ट्रेजरी बेंच के ऑनरेबल मेंबर्स उसके हक में बात करते हैं और ऑपोजिशन के ऑनरेबल मेंबर्स उसकी मुखालफत करते हैं। एक बैलेंस्ड बजट के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी और बहुत अहम है। पहला है कि जिस रियासत में या यूनियन टेरिटरी का बजट हो या किसी मुल्क का बजट हो, उस मुल्क में अमन और भाईचारा कायम रहना चाहिए। और दूसरा, जब बजट पेश करते हैं तो बजट पेश करने वाले के पास जो वसाइल होते हैं वो कितने दस्तयाब हैं। 1952 में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू साहब ने फरमाया था, वी विल होल्ड यू विद चेन्स ऑफ गोल्ड, वी विल नेवर लेट यू गो। इसके जवाब में उस वक्त हमारे वजीर आजम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने कहा था, मैं कोट करता हूं, माई पीपल नीड ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग, respect and mutual trust that will lead to political stability, which is a must for economic upliftment of my people. जब आप पिछले 70 या 75 साल की मुल्की सियासत पे नजर डालते हैं तो आपको दो चीजें, इस हाउस को दो चीजें जहन में रखनी होगी ऑनरेबल स्पीकर सर। पहली चीज ये कि पिछले 70 साल में हर गुजरते वक्त के साथ मुल्क की पार्लियामेंट और सेंट्रल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सेंटर के इंस्टीट्यूशंस, वो मजबूत हुए हैं। उनके इख्तियारात में या पावर में इजाफा हुआ है। और कहते हैं कि एवरी सेंटर हैज ए